आप सभी का चैनल में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ राहुल सर इलेक्ट्रिकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो जैसा कि आपको पता है एसएससी जेईई एग्ज़ाम आपका आ ही गया है नोटिफिकेशन, और 2 महीने बाद इसका पेपर ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो बिना वेस्ट टाइम किए मैंने सोचा है कि मैक्सिमम नंबर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दी जाए, जिससे आप लोग एक कॉन्फिडेंस लेवल को भी बिल्डअप कर पाएँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि साथ के साथ गाइस आपको ये भी पता चले कि मेरी तैयारी कितनी है, क्या मैं सही जा रहा हूँ, या मैंने जो पढ़ रखा है वो कितना सही है। रिवीजन करने का भी आपको प्रॉपर टाइम मिले, क्योंकि अगर आप अभी से अपनी जो भी एरर्स हैं उन्हें अगर आप रेक्टिफाई कर लेंगे, है ना, तो उम्मीद करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पूर्ण कराने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपके प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बेनिफिट। ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इट कैन बी यूज अंडर द सीवर ओवरलोड कंडीशन, इट हैज़ लीनियर स्केल, इट हैज़ करंट सेंसिटिविटी इज हाई, इट कैन बी यूज एट हाई फ्रिक्वेंसी। तो माय डियर, यहाँ पर जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो याद रखना है वो क्या है, आपको इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर, ठीक है, सॉरी गलत कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि एडवांटेज ऑफ आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में। देखो क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता ही है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला क्या है भाई, एसी एंड डीसी बोथ पे वर्क करता है। दूसरा क्या है भाई इसका, कि इसके पास जो होती है लेस फ्रिक्शनल एरर होती है। तीसरा क्या है भाई इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, सीवर ओवरलोड कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज क्या है भाई, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई इसका डिसएडवांटेज क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो एग्ज़ाम में आजकल क्या है, इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ये पैटर्न आजकल चल रहा है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पता होगा तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो। तो सबसे पहला क्या है भाई, कैन नॉट बी यूज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। और वो भी क्यों, ड्यू टू सैचुरेशन, है ना भाई। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है भाई, जो आपकी एयर होती है वो क्या होगा भाई, हाई फ्रिक्वेंसी पर कोर आपकी सैचुरेट हो जाएगी। तो इसी कारण से आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा क्या है भाई, इसके अंदर एरर इंड्यूस हो जाती है, एरर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, बाय हिस्टेरेसिस फ्रीक्वेंसी और आपका स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। ये सब इसका जो है काफ़ी सारे डिसएडवांटेज हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ये बेनिफिट है। लीनियर स्केल इसका नहीं होता है, नॉन लीनियर स्केल होता है, तभी ये एसी और डीसी दोनों पे काम कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। हाँ, एक क्वेश्चन और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में पूछ लेता है डैम्पिंग आप कौन सी इस्तेमाल करते हैं। तो देखो जहाँ पे भी सैचुरेशन का प्रॉब्लम होता है वहाँ पर आप एयर डैम्पिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कंट्रोल को सिस्टम कौन सा यूज़ करते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल यूज़ करते हैं।
ठीक है। और स्केल इसका नॉन यूनिफॉर्म होता है, ऑलरेडी आपको पता है। तो देखो मैंने आपका पूरा क्वेश्चन का जो है यहाँ पर पोस्टमार्टम कर दिया है, एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ देर इज ए नो वोल्टेज रेशियो वाइल कंडक्टिंग पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3-phase ट्रांसफार्मर देन इट प्रोड्यूस सर्कुलेटिंग करंट, लीकेज फ्लक्स एंड हिस्टेरेसिस और मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो नेसेसरी कंडीशन है, आपको पता होना चाहिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है। आप भी मेरे साथ कमेंट में बताते रहो। सबसे पहला क्या है, सेम पोलैरिटी। दूसरा सेम वोल्टेज रेशियो। ठीक है। अगर वोल्टेज रेशियो सेम नहीं है, मान लो ये नहीं है, भाई एक बात बताओ, मान लो आपने यहाँ पे भी 10 वोल्ट है और यहाँ पे भी 10 वोल्ट है और इन्हें इलेक्ट्रिकली कनेक्ट कर रखा है, तो क्या होगा, इस वायर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल सेम है। इफ वोल्टेज रेशियो इज नॉट सेम सो दैट द वोल्टेज विल ऑल्सो विल नॉट सेम। मैंने कहा यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 9 वोल्ट है। व्हाट विल हैपन, करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करने लगेगा। इसी को अपन कहते हैं सर्कुलेटिंग करंट। और ये सर्कुलेटिंग करंट क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, जिससे डैमेज हो जाएगा डिवाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पोलैरिटी सेम वोल्टेज रेशियो, ये आपका पैरेलल ऑपरेशन में सेम होना चाहिए और आपका सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ऑपरेशन के लिए। नेसेसरी कंडीशंस आपको मैं बता रहा हूँ। और चौथा, आपका फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, है ना। तो देखो मैंने आपको सब बता दिए हैं, सेम पोलैरिटी, सेम वोल्टेज रेशियो, सेम फ्रीक्वेंसी, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। मान लो एक ट्रांसफार्मर आर डेल्टा डेल्टा में है तो दूसरा ट्रांसफार्मर भी सेम, शिफ्ट मतलब दोनों का 0-0 डिग्री बराबर होना चाहिए, फेज शिफ्ट भी फेज सीक्वेंस भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है, कहाँ गया क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलें आगे। देखो अब इसके बाद मैंने आपको यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन बता दी हैं, आपको बताना है मुझे डिजायरेबल कंडीशंस। डिजायरेबल कंडीशंस क्या होती हैं, कमेंट करके बताना, तब पता चलेगा कौन स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर इन डायोड वी आई करेक्टरिस्टिक द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डैश if a slope is drawn between voltage 10 volt to 200 volt, corresponding current is 5 ampere and 20 ampere। तो आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो यार बड़ा आसान है, आपको पता है हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं, V और I। ये कुछ इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पर जो आपका स्लोप ऑफ द डायोड होता है, ठीक है, RD, इट्स गिवन बाय V ओवर I, बट यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इस RD मतलब डायनामिक रेजिस्टेंस, है ना। तो यहाँ पर चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन करंट इक्वल्स टू RD विच इज इक्वल्स टू 200 माइनस का 100 डिवाइडेड बाय 20 माइनस का 500 बाय 15 विच इज इक्वल्स टू 6.66 ओम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर एफिशिएंसी इज कितना होती है भाई, ABCD, ये सारे के सारे आपको याद रहने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्टली आपसे
पूछ लिया जाता है। ठीक है, याद रखो फुल वेव के लिए जो एफिशिएंसी है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, यहीं पर अगर आपसे हाफ वेव के लिए पूछा जाता 40.6%। ठीक है, यही होता है, तो आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपसे एवरेज पूछ लिया जाए आउटपुट वोल्टेज कितना आता है भाई फुल वेव के लिए 2 Vm/π। ठीक है, और अगर RMS पूछ लिया जाए तो कितना आता है Vm/√2। ऊपर नीचे ने अगर आप डिवाइड कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। ए ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर आर यूज टू ए जनरेट रिएक्टिव पावर, बी ऑपरेट क्रशर, सी रन लेथ मशीन्स, डी रन रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। ओवर एक्साइटेड आपसे पूछा गया है, तो इसमें आंसर क्या होगा भाई जनरेट रिएक्टिव पावर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है ना। इसके लिए आपको जो वी कर्व है सिंक्रोनस मोटर का उसके बारे में आपको सही से जानकारी होनी चाहिए। तो वी कर्व किस किस के बीच में फ्लो खींचा जाता है, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में, है ना। कुछ इस तरीके से आपको ये वी कर्व मिलता है कि नहीं। तो पॉइंट है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जब भी आप वी कर्व यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो उसकी एक कंडीशन होती है, आपका पावर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसे याद रखें, एग्जाम में पूछ लेता है। तो अगर ये वाला पार्ट कौन से रीजन में आता, अंडर एक्साइटेड, ये वाला पार्ट आता है आपका ओवर एक्साइटेड, है ना, और ये वाला पार्ट आपका आता है यूनिटी पावर फैक्टर कंडीशन, है ना। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए ओवर एक्साइटेड मोटर जो होती है इट विल बी बिहेव एज एन कैपेसिटर, मतलब जनरेट रिएक्टिव पावर, और it is behave as inductor, absorb reactive power, है ना। ये एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर को, या ऐसे कह सकते हैं सिंक ऑफ रिएक्टिव पावर, और यहाँ पर बात कर सकते हैं सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करी जाए इस पॉइंट पे यूनिटी पावर फैक्टर नाइदर बी जनरेट रिएक्टिव पावर और एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर, ये पॉइंट आपको आना चाहिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इसका सिंक्रोनस मोटर का टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से आपका जनरेटर में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पावर फैक्टर है इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पावर फैक्टर अंडर में क्या रहता है, लैग, यहाँ होता है लीड, ये इंपॉर्टेंट है। ये है पावर फैक्टर यूनिटी, और जनरेटर में क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट। जनरेटर में लीड में इट विल बी बिहेव एज, ठीक है, सिंक ऑफ रिएक्टिव पावर, और लैग में हो जाता है सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ सारा पोस्टमार्टम कर दिया, आपका पूरा रिवीजन हो गया,
कहीं आपको कुछ भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। काफ़ी देखो लेंदी था ये क्वेश्चन, आपको लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। पढ़ लेते हैं। ए 3 फेस 1500 kVA 6600 volt star connected alternator has 9 slot per pole, 6 conductor per slot. The output of this alternator on a particular load is given by 1200 kilowatt and the total loss of the machine is 55 kilowatt. Find the percentage efficiency. तो कुछ भी नहीं है इसमें, एफिशिएंसी का नॉर्मल वाला फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है, कहीं पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आउटपुट पावर प्लस लॉसेस विच इज इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 55 विच इज इक्वल्स टू परसेंटेज कितना आया यहाँ निकल के आपके लिए 95.62%। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो एक जर्नली से अगर आपको पता हो ना, अगर एग्जाम में कभी भी आपको मान लो इतना कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, भाई 99 जो होती है वो प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर की जो है एफिशिएंसी होती है, तो 99 तो होने का नहीं है। और जो भी अल्टरनेटर होते हैं उनकी भी एफिशिएंसी 95 से 98 के अराउंड रहती है। तो जो भी अगर आपको पास का मिले उसे आप ऐसे करके हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, अगर आप पे टाइम कम हो तो, अदरवाइज चांस नहीं लेना है। नेक्स्ट, इन ए 2 terminal network is connected to a resistive load whose resistance is equals to 2 times the Norton resistance of the network. What will be the load current if the Norton current is IN? बहुत आसान है। देखो आपको सबसे पहले तो क्या है, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। IN RN, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लोड रेजिस्टेंस जो है वो नॉर्टन रेजिस्टेंस का 2 टाइम्स है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि IN जो है व्हाट विल बी द लोड करंट, मतलब यहाँ IL का वैल्यू क्या होगा। तो करंट डिवीजन रूल आपको लगाना है। which is equals to IN by 3। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सही है, तो देखो ऐसे ही क्वेश्चंस को करते जाना बढ़िया से विदाउट टेंशन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द LED लैम्प्स? एन LED इज डॉप्ड विद सिलिकॉन एंड जर्मेनियम लाइक all semiconductor devices. B, an LED work in forward condition only. C, LED is a semiconductor device. D, the cathode region of the LED would have a slight bend in the structure in comparison with anode portion. तो देखो यार सिंपल सी बात है कि आपको यहाँ पर LED का बारे में पता होना ज़रूरी है, थोड़ा सा बेसिक। ये ऑप्शन नंबर ये वाला जो पॉइंट है इसमें आपसे पूछा गया है फॉल्स के बारे में। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर है कि LED वर्क इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन ओनली, बिल्कुल सही है। सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये भी सही है। द कैथोड रीजन ऑफ LED वुड हैव ए स्लाइटली बेंट इन द स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन विद एनोड, ये पॉइंट भी आपका सही है। सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला पॉइंट आपका फॉल्स है। क्यों? जितने भी LED होते हैं, ठीक है, वो होते तो PN जंक्शन है, बट वहाँ सिलिकॉन जर्मेनियम की जगह हम यूज़ करते हैं गैलियम एंड आर्सेनाइड।
इसलिए ये पॉइंट गलत हो गया, बाकी सब सही है। देखो इसलिए ये वाला जितने भी ऑप्शन फॉल्स वाला, इनकरेक्ट, ये सब आए तो यानी पहले ही हाथ जोड़ लेना है, यानी इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से अच्छे से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इनमें गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, ग्रेडिंग ऑफ द केबल इज डन इन ऑर्डर टू, क्यों करी जाती है ग्रेडिंग? तो ग्रेडिंग का काम है, देखो आपको पता होना चाहिए, ये आपने पढ़ा हुआ है जी मैक्स ओवर जी मिनिमम विच इज इक्वल्स टू डी बाय स्मॉल डी। इट इज डी बाई टू, इट इज कैपिटल डी बाई टू, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेडिंग का पर्पज होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट द स्ट्रेस अराउंड द केबल। द स्ट्रेस अराउंड द डाइलेक्ट्रिक ऑफ केबल, इसलिए ग्रेडिंग को किया जाता है। कितने टाइप की ग्रेडिंग होती है हमारे पास? एक होती है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, दूसरी कौन सी होती है हमारी? इंटरशीट ग्रेडिंग, है ना। और तीसरी कौन सी होती है, कौन बताएगा? जल्दी कमेंट करके बताओ। यही दो हम यूज़ करते हैं, तीसरी नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, ग्रेडिंग का काम जो होता है वो क्या करता है, टू अचीव यूनिफॉर्म स्ट्रेस। मतलब आपको समझ में आना चाहिए, अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है ना। मतलब जितना पास में आप रहेंगे, जितना कम होगा डायमीटर, उतना ज़्यादा स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ठीक है। जितना दूरी बढ़ेगी कंडक्टर से उतना स्ट्रेस कम होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बहरहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है, इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 160 देन द पावर डिसिपेशन इन दी 10 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आपको सबसे पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेना है, फिर आप सारी चीज़ें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपके पास टोटल? इट विल बी, देखो 10 पैरेलल 15 प्लस 6 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 10 इंटू 15 बाय 25 सॉरी प्लस 10 विच इज इक्वल्स टू 6 प्लस 10 16 ओम। टोटल करंट कितना आ गया आपके पास? 160 बाय आर इक्विवेलेंट विच इज इक्वल्स टू 160 बाय 16 इक्वल्स टू 10 एम्पियर, है ना। यानी पूरे सर्किट में 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। उसके बाद आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, पावर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो, है ना। तो यहाँ पर आप इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो निकाल लो, बाकी किसी चक्कर में मत पड़ो भाई। जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये 10 है तो 10 इंटू 10 तो 100 वोल्ट तो इसी के अक्रॉस लग रहा है, तो इनके अक्रॉस कितना लग रहा होगा? 60 वोल्ट। बस पावर निकाल दो, 60 का स्क्वायर बाय 10 कितना आ गया? 600 लिख दिया मैंने। देखो एग्जाम में ऐसे ही गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आएगा 00, इट विल बी 360 वॉट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट बाय ए सिंगल फेस 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेस
3 वायर सिस्टम, 2 फेज 3 वायर सिस्टम या 3 फेज 3 वायर सिस्टम। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जनरेशन कितने पे होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन कितने पर होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन कितने पे होता है, ठीक है भाई। आपको पता होना चाहिए कि जनरेशन हमारा होता है 11 kV पर भी होता है और 33 kV पर भी होता है। प्राइमरी ट्रांसमिशन 132 kV, 220 kV, 440 kV या 400 kV या 765 kV। सेकेंडरी ट्रांसमिशन यह अराउंड होता है 66 kV। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV 6.6 वोल्ट और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन 220 वोल्ट, ठीक है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 3 फेज 3 वायर होता है और ये वाला 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है, याद रखना। तो इसलिए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट बाय, जल्दी बताओ। अब तो मैंने आपको सब बता दिया, कमेंट में जल्दी से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। टेबल याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 20 मेगावाट टू 6 मेगावाट, फाइंड द लोड फैक्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लोड फैक्टर क्या होता है। एवरेज डिमांड ओवर मैक्सिमम डिमांड, और एवरेज डिमांड क्या होती है, एरिया अंडर कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, इन आवर्स। तो आपको स्ट्रेट लाइन कर्व दिया गया है, मतलब इस तरीके से। तो एनुअली बात की गई है आपसे, एनुअल ईयर की, पूरे साल, ओवर ए ईयर। एक साल में कितने घंटे होते हैं, कर दो 24 इंटू 365, आंसर आ जाएगा। और स्ट्रेट लाइन ऐसे दी गई है, 20 मेगावाट टू 6 मेगावाट। तो एवरेज डिमांड निकाल दो, एरिया अंडर द कर्व। ये ट्राइंगल हो गया, ये वाला हिस्सा आपका पूरा का पूरा रेक्टेंगल हो गया, या स्क्वायर हो गया। बस आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो एवरेज डिमांड कितना होगा, 6 इंटू बेस से मल्टीप्लाई करो 8760 प्लस हाफ बेस कितना है आपका 8760 मल्टीप्लाई बाय हाइट 14, इनका डिफरेंस 14 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 8760, कैंसिल आउट, विच इज इक्वल टू 13 मेगावाट। इतने की आपकी आई एवरेज डिमांड। मैक्सिमम जो पॉइंट कर्व में सबसे ज़्यादा पावर होती है वो होती है मैक्सिमम। तो लोड फैक्टर निकालने के लिए 13 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 0.65। लोड फैक्टर हमारा हो गया 65%। ऑप्शन नंबर डी।
उम्मीद करता हूँ सभी का यही आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A single phase transformer is fed with a rated supply and operated at no load. If the core of the transformer is air core, then the waveform of a steady state magnetizing current drawn from the supply would be, क्या होगा? ठीक है, अगर एयर कोर होगा तो कोई सैचुरेशन नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है एयर कोर जो आप BH कर बनाते हो क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब है यहाँ पर नो सैचुरेशन, है ना, कोई सैचुरेशन नहीं है। जब कोई सैचुरेशन नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, देयर इज नो हार्मोनिक। ठीक है, और जब हार्मोनिक्स नहीं होंगे तो इनपुट और आउटपुट सप्लाई, अगर आपने साइन वेव दिया है तो आउटपुट भी आपको साइन वेव ही मिलेगा, प्योर साइन वेव, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अदरवाइज अगर कोर मटेरियल की बात करते तो कैसा होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, फिर वो होता है फ्लैट टॉप। मतलब ऐसे हो जाएगी, क्यों, ड्यू टू हार्मोनिक्स। चलिए सैचुरेशन आ जाएगा, हार्मोनिक्स आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्या कह रहा है, ए कॉइल हैज 200 टर्न, फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इट इफ द फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 1 मिलीवेबर टू 2 मिलीवेबर इन 0.1 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबको पता है E बराबर क्या होता है, -N/dφ/dt। तो dφ/dt आपको दिया गया है 2 माइनस का 1। ठीक है, टाइम है 0.1 इंटू 10⁻³ वेबर। नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए गए हैं 200, तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय which is equals to 2 volt. ऑप्शन नंबर C is the right answer. चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। According to BIS, the panel board and the meter board are kept to be at a height of, ठीक है, 1.2 मीटर, 1.8 मीटर, 2.5 मीटर, 1.5 मीटर क्या होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो 4-5 क्वेश्चन है जो एसएससी के अंदर है ना फिक्स्ड है, वो आते ही आते हैं। जैसे एक पॉइंट आपसे पूछेगा नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए, आप सब मेरे को बताते चलना, सब सर्किट is not more than कितना 10, मैक्सिमम लोड इन सिंगल सब सर्किट। ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे खूब आते हैं, बार बार आते हैं, हर साल आते हैं। सिंगल सब सर्किट इज 800 वाट। ठीक है, फ्लोर लेवल से एक स्विच कितनी हाइट पर लगना चाहिए, 1.3 मीटर। ये फ्लोर लेवल है, ये पूछ लेता है। ठीक है, और ये आपका स्विच है, इतनी हाइट पर लगना चाहिए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना, जितने मेरे को अभी दिमाग में है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। 16 क्वेश्चन बताएं यार।
The quantity that describe the light giving radiant power to the luminary in any particular direction is called luminous intensity, luminosity, luminance, luminous flux या luminous intensity. क्या होगा? ठीक है, emitted by light source in a particular direction per unit solid angle. अगर आपने पढ़ा हो तो इसकी ये डेफिनेशन अगर आपने सही से पढ़ी है तो बोलते हैं इट इज़ ए मेजर ऑफ पावर emitted by light source in a particular direction per unit solid angle. ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट है कैंडेला. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. याद रखना ये कैंडेला जो है फंडामेंटल यूनिट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. ए रजिस्टर ऑफ 8 ओम एंड ए कैपेसिटर इतना दिया गया कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस सप्लाई विद 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. नेट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट ये दिया गया है. रिएक्टिव पावर आपसे पूछ रहा है ना. तो रिएक्टिव पावर आपसे पूछने के लिए आपको बस सिंपल सा है, सब कुछ तो आपको गिवन ही, फिर तो आपकी टेंशन खत्म. आप एक्सी कैलकुलेट करो पहले. 2 पाई एफ सी. टू इंटू पाई इंटू 50 इंटू 178 इंटू 10 का पावर माइनस का 6. ठीक है, इसका वैल्यू आपको आएगा कैलकुलेट करके 91 ओम. देखो यहाँ कैलकुलेशन का खेल है ना, तो आपको यहाँ चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली कर लेनी चाहिए कि लमसम यहाँ पर के अगर अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करके 18 के अराउंड. ठीक है, फिर क्यू 1.25575 का स्क्वायर बाय एक्सी. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा P बराबर वी स्क्वायर बाय एक्सी, जो वैल्यू आपको ये मिलेगी. ठीक है, 17.891 और ये आएगा 2912.5 VAR. अब देखो क्वेश्चन तो चलो आप निकाल लोगे, बट जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको लगे कि इसमें टाइम लगेगा, प्लीज अटेम्प्ट एट लास्ट. ठीक है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है. ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे. देखो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे ये वैल्यू कैसे आई है. तो यहाँ पर अपन को आई वी बाय जेड 250 ओवर 19.6, तो 125 के अराउंड रख लो, है ना. इसे 200 रख के 12 पॉइंट ऐसे अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो आप निकाल लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. बहुत आसान है यार, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है आपको, तो इसमें तो बहुत जल्दी से आप कैलकुलेट कर लो. 20/2/26 है ना. टोटल करंट 2 एम्पियर. इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया 26 वोल्ट. इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया 14 वोल्ट. जिसका पूछे एग्जामिनर निकाल सकते हैं, है ना. सीधा आप केवीएल से कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रशलेस डीसी मोटर इज लॉरेंट फोर्स, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. क्या होगा इसका राइट आंसर.
द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ब्रशलेस डीसी मोटर। देखो सिंपल सा है, मोटर है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेज इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस है फोर्स। क्या हुआ है ये? लॉरेंस फोर्स लॉ। ठीक है, तो यहां पर क्या है ब्रशलेस में, यहां पर नो ब्रशेस, कोई भी ब्रशेस नहीं होते हैं, ये वाली बात है। ठीक है, तभी इसका नाम है ब्रशलेस डीसी मोटर। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट है। ठीक है, तो लॉरेंस फोर्स के नियम पर ये काम करती है। ये क्वेश्चन दिया गया आपको। चलिए, 61 ओम के अक्रॉस आपको फाइंड आउट करना है करंट। कैसे करेंगे? बहुत आसान है। $15 आ रहा है, तो 15 यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या लगा लो? KCL लगा लो। इक्वल्स टू IR, आने वाला करंट जाने वाले के बराबर 2IR। तो IR का वैल्यू कितना हो गया? घबराना नहीं है, 5 एम्पियर। तो IR ये वाला जो करंट है कितना है? 5 एम्पियर। ये वाला कितना है? 10 एम्पियर। ठीक है, ये डिपेंडेंट सोर्स है, बस आपका बराबर हो गया KVL इक्वल्स टू KCL। वो KCL आप सेटिस्फाई हो गया, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। KCL लगाकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग करंट। यहाँ सबके मैं करंट की डायरेक्शन सही बना देता हूँ। ये फाइंड करना आपको, आई का क्या वैल्यू होगा। सिंपल, ये क्वेश्चन बहुत आता है SSC एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन फेमस है। तो आने वाली करंट जाने वाली के बराबर कर दो। आने वाली कौन कौन सी हो गई? 14 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर प्लस 120 एम्पियर। जाने वाली कौन कौन सी हो गई? 24 प्लस आई। ये कितनी हो गई टोटल आपका? इट इज इक्वल्स टू 136 माइनस 24 इक्वल्स टू 112 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डुअल नेटवर्क ऑफ ए फिगर शोन बिलो कंसिस्ट ऑफ। तो डुअलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले। ऑप्शन आपको दिए गए, आंसर बताया तब तक मैं यहाँ लिख लेता हूँ। सीरीज और पैरेलल। तो जो रेजिस्टेंस है वो किस में बन जाता है आपका? कंडक्टेंस में। इंडक्टर जो है आपका वो बन जाता है पैरेलल में कैपेसिटर में। और जो वोल्टेज सोर्स है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है करंट सोर्स में। और KVL की जगह आप लगाते हैं KCL। तो अगर आप इस सीरीज को पैरेलल में बदलेंगे तो क्या होगा भाई? 15 एम्पियर का तो करंट सोर्स हो गया। ठीक है, 3 फैरेड का यहाँ पर हो जाएगा कैपेसिटेंस। ठीक है, और 1/, ठीक है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि 1/, नहीं करना है, यहीं गलती हो जाती है। 12 फैरेड का आपका हो जाएगा कैपेसिटर। तो ठीक है, 1/, नहीं करना है, इट इज़ सिंपली ए C वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये इंडक्टर है, इंडक्टर सीधा कैपेसिटर में बदलना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द रेटिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इन केवीए बिकॉज, बहुत आसान है, बताओ क्यों होता है ऐसा। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, किलोवाट में नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वाइवाज में भी आता है। क्यों? ठीक है, क्योंकि सर टोटल लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आर ड्यू टू, किसकी वजह से होते हैं? वोल्टेज एंड करंट, बट नॉट डिपेंड ऑन पावर फैक्टर। पावर फैक्टर तो लोड पर डिपेंड करता है, लोड जैसा होगा वैसा पावर फैक्टर होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको आना चाहिए। जैसे मान लो आपका कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस क्यों होते हैं? आई स्क्वायर आर ड्यू टू करंट। ठीक है, आपके आयरन लॉस है, वो ये क्यों होते हैं? बी स्क्वायर बाय आर, ये वोल्टेज की वजह से होते हैं। लेकिन पावर फैक्टर की वजह से कोई लॉस नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी, टोटल लॉसेज डिपेंड अपॉन वोल्टेज एंड करंट, यही कारण है, यही सबसे परफेक्ट आंसर और कारण। नेक्स्ट, आगे चलते हैं। सोलर पीवी सेल प्रोड्यूस ए डायरेक्ट करंट, एडी करंट, नो करंट, अल्टरनेटिव करंट। क्या होगा इसका सही आंसर? पीवी सेल सिंपल है भाई, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं ये, डीसी। थ्री coupled coils in figure shown below, calculate the total inductance। आपको टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। चलिए, तो सबको तो जोड़ दीजिए, एल इक्विवेलेंट 12 + 16 + 20। अब इसका देखें भाई, इसमें करंट एंटर हो रही है, इसमें भी करंट एंटर हो रही है, तो देखा जाए तो 4 जो है वो ऐड हो जाएगा। इसमें करंट एंटर हो रही है और इसमें करंट बाहर निकल रही है, तो माइनस का 8 हो जाएगा। इस वाले में करंट एंटर होगी, ठीक है, और इसमें बाहर निकल रही है, इसमें एंटर हो रही है, तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो कर दो अब इसका टोटल। इट इज़ 28 48 48 + 4 = 18 52 - 18 34। ओ सॉरी, एक सिली मिस्टेक जो मैं कर गया। ठीक है गाइस, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। जल्दी में यहाँ एक्चुअली क्या है, रिकॉर्डिंग में आज एसी चल नहीं रहा, पंखा बंद है, गर्मी से दिमाग ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा? इट इज़ 28 48 और ये 18 और 16 32। हाँ ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 18 - 28, सो इट इज इक्वल्स टू 20H। ऑप्शन नंबर ए। तो देखो, तो सीरीज कॉयल वाला था। अगर कभी कभी क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन के लिए भी पूछ लेता है। तो ये आपको ऐसे करके याद रखना है, L1 L2 m² L1 + L2 ± का 2m। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एज इट इज़ ही याद रखना पैरेलल के लिए। सीरीज वाला तो आप कर लोगे, है ना, सभी को याद रहता है, ± 2m। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम डिमांड इज जनरली डैश द कनेक्टेड लोड, मोर देन, इक्वल्स टू, लेस देन, हैव नो रिलेशन। ठीक है, तो क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड हमेशा लेस देन होती है कनेक्टेड लोड से।
ठीक है। देखो अगर नहीं पता तो आपको ये पता होना चाहिए, डिमांड फैक्टर क्या होता है भाई? मैक्सिमम डिमांड ओवर कनेक्टेड डिमांड, दैट वैल्यू विल बी लेस देन 1। इसकी वैल्यू 1 से छोटी होती है तो connected demand will be greater than maximum demand। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। The earnest money of unsuccessful tender is refund to the tender as soon as possible after। ठीक है, तो देखो इसका आंसर है डिस्पोजेबल ऑफ टेंडर। देखो टेंडर से भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको मैनेजमेंट और एथिक्स और बिजनेस पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग में, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। ये सब पढ़ना बहुत ज़रूरी है आजकल। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट है एकदम। ठीक है गाइस, चलिए नहीं आया तो छोड़ दो, क्या कर सकते हैं। इफ द मैक्सिमम डिमांड इज 100 किलोवाट देन द लोड फैक्टर इज 100%। फाइंड द यूनिट जनरेटेड पर एनम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम वही करना है। लोड फैक्टर कितना है आपका? 100%, मतलब 1। तो लोड फैक्टर बराबर क्या होता है? एवरेज डिमांड ओवर मैक्सिमम डिमांड, है ना। सो यहां पर 1 एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड आपको दी गई है 100, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा गया है एवरेज डिमांड कितनी हो गई आपकी, इक्वल्स टू 100 किलोवाट। बट आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। तो एवरेज डिमांड को हम लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड पर एनम पूछा है, तो 8700 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप करेंगे तो आपको मिलेंगी नंबर ऑफ यूनिट्स इक्वल्स टू 876 मेगावाट आवर। ठीक है, तो ऑप्शन है इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। Tender are ordinarily invited on tender form prescribed for the purpose. If any alteration is to be made, then it should be done after taking prior sanction of the, क्या होगा, लोकल एजेंसी, परचेज असिस्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर या कंपिटेंट अथॉरिटी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी में जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी ही कर सकती है टेंडर में क्या करना है क्या नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज डिमांड इज द एवरेज ऑफ लोड टेकिंग प्लेस ऑन पावर स्टेशन इज गिवन पीरियड ऑफ करंट, वेलोसिटी, टाइम या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एवरेज डिमांड अगर आपको निकालनी है तो मैंने अभी आपको बार बार बताया, इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इन आवर्स। तो यानी किस पे डिपेंड कर रही है? ना इस पे, ना इस पे, ना इस पे, डिपेंड कर रही है ऑप्शन नंबर सी पर, है ना। ठीक है,
तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मुलाकात करते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।